जय हिंद साथियों, समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल वेबसाइट चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं अनस मिर्जा आज आप सभी के सामने फिर से एक बार दोबारा उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए, हिंदी विषय को लेकर बहुत सारे वीडियोस हमारे पिछले सेशन में पड़े हुए हैं, आप लोग देखिएगा। और पिछली वीडियो में हमने अव्यय के बारे में चर्चा किया था, तो अव्यय के कुछ बातें बतानी शेष रह गई थी, उन बातों पर मैं आज चर्चा करूँगा आप सभी के सामने। पिछली वीडियो में हमने अव्यय के बारे में बताया था आपको, अव्यय किसे कहते हैं और अव्यय के कितने भेद होते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा किया था और बताया था कि अव्यय कैसा शब्द होता है। हमने बताया था कि आपको अव्यय एक अविकारी शब्द होता है। कैसा शब्द होता है? अविकारी शब्द होता है, अर्थात अव्यय जो होता है वो सदैव अपने मूल रूप में स्थिर होता है। लिंग, वचन, काल या कारक इनमें से किसी आधार पर अव्यय शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये सारी बातें हो गई थी। इसके बाद हमने बताया था कि अव्यय के कितने भेद होते हैं, उस पर भी चर्चा किया था हमने बताया था अव्यय के 4 भेद होते हैं और उन चारों भेदों में आपको बताया था कौन कौन से होते हैं। आपने पहला देखा था क्रिया विशेषण अव्यय, फिर उसके बाद हमने बताया था संबंध बोधक अव्यय, फिर समुच्चय बोधक अव्यय, उसके बाद विस्मयादि बोधक अव्यय। इन 4 बातों पे हमने चर्चा की थी। अब यहाँ पे अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, तो आप सभी लोग फटाफट एक बार सेशन को शेयर करिएगा, और जुड़ जाइए आप सभी लोग। बहुत ही प्यारा सेशन होने वाला है। आप सभी लोग एक बार लिंक को शेयर करिएगा। तो अव्यय के भेद पर हम लोग बातें कर रहे थे। हमने आपको बताया था अव्यय के 4 भेद होते हैं। उन 4 भेदों में मैंने पहला आपका बताया था क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय, अब इस क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में भी आपको बहुत सारी बातें बताई थी मैंने, और इसमें प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय के कितने भेद होते हैं तो उसके बारे में भी हमने बताया था। प्रयोग के आधार पर इसके 4 भेद होते हैं। अगर बात की जाए प्रयोग के आधार पर तो इसके 4 भेद होते हैं। हमने चारों के बारे में आपसे चर्चा किया था। एक होता है रीतिवाचक या विधिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, इसके बारे में भी हमने बताया था। दूसरा हमने बताया था कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, और तीसरा फिर हमने बताया था परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, और चौथा हमने बताया था स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो ये चारों जो भेद हम बता रहे हैं क्रिया विशेषण अव्यय के, सारी बातें आप पढ़ चुके हो। अब इसके बाद हम और भी बातों को देखेंगे। अब अगर पूछा जाए बनावट के आधार पर, रचना के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय के कितने भेद होते हैं, या बात की जाए व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो रचना या बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर अगर हम देखें क्रिया विशेषण अव्यय के भेद पर चर्चा करें, तो यहाँ मैं पर चार्ट बना रहा हूँ, आप सभी लोग बना के नोट कर लीजिएगा। ये भी सवाल पूछा जाता है एग्जाम में कभी कभी। ज़्यादातर तो इम्पोर्टेंट इसी का है, इम्पोर्टेंस यही है, आता है ज़्यादा एग्जाम में, लेकिन इससे अलग भी सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको जितने भी सवाल पूछे जा सकते हैं उन सारे सवालों पर हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग फटाफट बने रहिए। इसी को हम कह सकते हैं रूप के आधार पर। ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसको कर लीजिए अर्थ के आधार पर। तो रूप के आधार पर आप देखेंगे तो एक होता है मूल क्रिया विशेषण अव्यय। पहला है मूल क्रिया विशेषण अव्यय, नोट कर लीजिएगा, मूल क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा है आपका यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय, नोट कर लीजिएगा, यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय। तो ये आपने देखा कि रूप के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय के भेदों में मैंने आपको बताया कि मूल क्रिया विशेषण अव्यय होता है और एक यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय होता है, और एक कारण या स्थानीय क्रिया विशेषण अव्यय होता है। कारण या स्थानीय क्रिया विशेषण अव्यय होता है। तो ये जो भेद आपने तीनों पढ़े, ये किस आधार पर आपने पढ़े? रूप के आधार पर। रूप के आधार पर 3, और अगर बात की जाए अर्थ के आधार पर, तो यहाँ पर अर्थ के आधार पर आपके स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है कि 4 भेद होते हैं। उन चारों के बारे में मैं पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका हूं। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मूल क्रिया विशेषण अव्यय, यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय और कारण या स्थानीय क्रिया विशेषण अव्यय। तो इसका ड्राफ्टिंग आप लोग कर लीजिए, और इसके बाद फिर हम देखते हैं मूल क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में। तो पहला मैं हेडिंग यहाँ बना दे रहा हूँ, मूल क्रिया विशेषण अव्यय। मूल क्रिया विशेषण अव्यय आराम से पढ़ना है, समझ कर पढ़ना है, और आपको सारी बातों को समझना है। अगर एग्जाम में प्रश्न आता है तो आपको सही करना है। मूल शब्द से ही पता चल रहा है, जब कोई अव्यय शब्द अपने मूल रूप में रहकर किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं, यानी उसमें कोई अन्य शब्द नहीं जुड़ा होता है, कोई भी अव्यय है अगर क्रिया की विशेषता बता रहा है
और उसमें कोई अन्य संयोजक शब्द जुड़ा नहीं है, अपने मूल रूप में है, तो ऐसे जो अव्यय शब्द होते हैं वो मूल क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मूल क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। तो परिभाषा आप लिख सकते हो, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द, ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने हों, जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने हों, क्या कहलाएंगे बताइएगा प्यारे बच्चों? वही शब्द क्या कहलाएंगे? मूल क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएंगे। क्लियर है? तो मूल क्रिया विशेषण अव्यय जैसे कौन कौन से शब्द आएंगे इसमें? जैसे मैंने लिख दिया अचानक। अब ये जो अचानक शब्द है, अचानक शब्द ये क्रिया विशेषण अव्यय है। जैसे मोहन अचानक आ गया क्रिया की विशेषता बताई रही है, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। अब यहाँ पर अगर इस रूप के आधार पर पूछा जाए मूल है या यौगिक है, तो यौगिक होगा तो यौगिक का मतलब होता है दो शब्दों के मेल से बना हुआ शब्द। तो यहाँ पर ये मूल इसलिए है क्योंकि यह अन्य शब्दों के मेल से नहीं बना है। यहाँ पर अचानक एक ही शब्द, इसमें कोई अन्य शब्द जुड़ा नहीं है। जैसे हम लिख दें ठीक, तो ठीक शब्द भी आप देखेंगे अव्यय है, क्रिया विशेषण। अब यहाँ पर आप देखेंगे बनावट के आधार पर इसमें अन्य शब्दों का मेल नहीं हुआ है, इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा? मूल क्रिया विशेषण। जैसे हम लिख दे दूर, ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे। तो कुल मिलाकर आपको कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि जब कोई क्रिया विशेषण अव्यय शब्द दिया हो और वह अन्य शब्दों के मेल से ना बना हो, तो ऐसे क्रिया विशेषण अव्यय शब्द क्या कहलाते हैं? मूल क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। अब दूसरा है यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ हेडिंग, आप लोग बना लीजिएगा, यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय। अब यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है कि जब यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय है, यौगिक अव्यय है, तो इसका मतलब यौगिक का ही मतलब होता है कि दो शब्दों के मेल से बना हुआ शब्द, दो या अधिक शब्दों के जब मेल से कोई शब्द बनता है तो वह यौगिक होता है। और ऐसा शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनकर किसी क्रिया की विशेषता बतलाता है, तो ऐसे अव्यय शब्द यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएंगे। तो इसकी परिभाषा आप सभी लोग लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर अगर हम परिभाषा लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ऐसे क्रिया विशेषण अव्यय, ऐसे क्रिया विशेषण अव्यय जो प्रत्यय के योग से, प्रत्यय जुड़ जाएगा तो इसमें एक्स्ट्रा कुछ चीजें जुड़ रही हैं कि नहीं जुड़ रही हैं बताइए मेरे प्यारे बच्चों? अगर हम प्रत्यय जोड़ दे या अन्य शब्दों का योग कर दे तो जो बनेगा शब्द वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? यौगिक शब्द कहलाएगा। और ऐसे क्रिया विशेषण अव्यय क्या कहलाएंगे? यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? तो प्रत्यय या अन्य शब्दों के योग से बनते हैं, वह क्या कहलाएंगे? आप सभी का उत्तर आएगा यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय। यहाँ पर कोई प्रत्यय जुड़ा होगा किसी शब्द में या कोई अन्य शब्द ही जब जुड़ जाएगा तो वह यौगिक शब्द हो जाएगा। और ऐसा यौगिक शब्द यदि क्रिया विशेषण अव्यय होगा तो वही यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम देख ले तो इसमें बहुत सारे शब्द आएंगे। यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने एक उदाहरण लिख दिया प्रतिदिन। अब प्रतिदिन आप देखेंगे मोहन प्रतिदिन घूमने जाता है, तो यहाँ पर घूमने क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, प्रतिदिन यानी क्रिया विशेषण अव्यय होगा। अब रूप के आधार पर इसमें दो शब्दों का मेल है, एक प्रति है और एक दिन, तो यहाँ पर यौगिक हो गया। जैसे मैंने लिख दिया ध्यान पूर्वक। अब यहाँ पे ध्यान एक शब्द है, पूर्वक एक शब्द है, यहाँ पर ध्यान पूर्वक क्या हो जाएगा? यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। जैसे हमने लिख दिया यहाँ वहाँ, यहाँ पर देखिएगा दो शब्दों को संयुक्त रूप से लिखा गया है, तो यह भी क्या हो जाएगा? यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया कि नहीं? जैसे हम लिख दे इधर उधर। अब यहाँ पर इधर
और उधर दो संयुक्त रूप में लिखे गए हैं, मिलाकर लिखे गए हैं, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इस तरह से जब हम जानेंगे कि जब कोई अव्यय क्रिया विशेषता बताए और वह अव्यय शब्द किसी अन्य शब्दों के योग से या प्रत्यय या उपसर्ग के योग से बनाया गया हो तो उसे क्या कहेंगे, यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे। तो ये दो भेद आपने रूप के आधार पर पढ़े, मूल क्रिया विशेषण अव्यय और यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय। अब इसके बाद हम एक और देखेंगे, आपने उधर हेडिंग वहां पर लिखा था भेद में स्थानीय या कारण क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानीय या कारण क्रिया विशेषण अव्यय। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए ताकि बाद में आप अपने कॉपी में लिख लिया करिए। चलिए अब इसके बारे में देखेंगे। तो जो शब्द किसी विशेष कारण या उद्देश्य के बिना किसी रूपांतरण के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, किसके स्थान पर, किसी रूपांतरण के स्थान पर किसी कारण या बिना उद्देश्य के ही जब कोई अव्यय शब्द प्रयुक्त होते हैं तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, स्थानीय क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। चलिए जैसे हम लिख दें एग्जाम्पल के तौर पे कि वह खाक पढ़ेगा, वह खाक पढ़ेगा। अब यहाँ पर अव्यय शब्द क्या होगा, पढ़ेगा तो क्रिया हो गई, और खाक शब्द क्या बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ये खाक शब्द क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। एक और मैं उदाहरण लिख रहा हूं, आप सभी लोग समझने का प्रयास कीजिएगा कि जाओगे नहीं, बोला जाता है ना कि जाओगे नहीं तो सिर चाटोगे। अब यहां पर मैं एक वाक्य लिख दे रहा हूं, जाओगे नहीं तो सिर चाटोगे। अब यहां पर अगर बात की जाए क्रिया विशेषण अव्यय क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, चाटोगे क्या है, क्रिया है। अब चाटोगे क्रिया है, इसकी विशेषता बताई जा रही है सिर शब्द के द्वारा, तो यहाँ पर सिर शब्द क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। अब किसका बोध करा रहा है सिर शब्द, तो आप बता देना कि स्थानीय कारण क्रिया विशेषण अव्यय होगा। तो ये क्या हो जाएगा, सिर शब्द स्थानीय या कारण वाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। तो आपने देखा कि रूप के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय के तीन भेद होते हैं, एक मूल क्रिया विशेषण अव्यय होता है और एक यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय होता है और एक स्थानीय या कारणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होता है। अब आपने दो आधार पढ़े, पहला आपने अर्थ के आधार पर पढ़ा था, रीतिवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और स्थानवाचक। दूसरा आधार भी आपने पढ़ लिया। अब हम चलते हैं, अभी हमने एक अव्यय पढ़ा है क्रिया विशेषण अव्यय, अब हम देखेंगे दूसरे अव्यय के भेद की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग में बना ले रहा हूँ, अव्यय का जो दूसरा भेद है आप सभी लोग पढ़े थे, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय। क्या है, संबंध बोधक अव्यय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अव्यय से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा और नोट करते रहिएगा। संबंध बोधक अव्यय अगर बात की जाए किसे कहते हैं, यहां पर दिया हुआ संबंध बोधक किसका बोध कराएगा, संबंध का बोध कराएगा। ऐसा अव्यय जो वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों के साथ स्थापित करते हैं, ऐसे अव्यय शब्द क्या कहलाते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। एक बार फिर से परिभाषा सुनिएगा, ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता ना बताएं बल्कि किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में अन्य शब्दों के साथ स्थापित करने का कार्य करते हैं, ऐसे अव्यय संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो यहां पर मैं परिभाषा लिख दे रहा हूं, आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। ऐसे अव्यय जो वाक्य में, ऐसे अव्यय जो वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध, संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य में अन्य शब्दों के साथ स्थापित करते हैं, ऐसे अव्यय क्या कहलाते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। नोट कर लीजिएगा, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल पूछे जाते हैं। चलिए जैसे अब ये जो संबंध बोधक अव्यय होते हैं, एक बहुत ही खास बात जान लीजिएगा, इनके साथ अधिकतर क्या होता है, अधिकतर का मतलब ज्यादातर यानी हमेशा नहीं, परसर्ग जुड़ा होता है, यानी संज्ञा या सर्वनाम के आगे परसर्ग जुड़ा होता है।
संज्ञा या सर्वनाम के आगे क्या जुड़ा होता है? परसर्ग। अब परसर्ग का मतलब आप जानते हो विभक्ति होता है। क्या होता है इसका मतलब? विभक्ति होता है। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ कि जैसे मैंने लिख दिया कि धन के बिना काम नहीं चलता, धन के बिना काम नहीं चलता। ये आपका अगर वाक्य लिखा हुआ है, अब इसमें पूछा जाए संबंध बोधक अव्यय क्या होगा, तो आप बता देना कि धन के बिना। तो यहाँ पर के जो है वो क्या है? परसर्ग है, और बिना शब्द क्या हो जाएगा? अव्यय। तो ये के बिना जो हो जाएगा ये संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। ऐसे रात भर जागना अच्छा नहीं होता, यहाँ पर भर शब्द क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। जैसे मोहन के साथ राहुल भी जाएगा, अब यहाँ पर मोहन और राहुल के बीच संबंध बना रहा है के साथ, तो के साथ क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। जैसे राहुल के बाद मोहन जाएगा, के बाद शब्द क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। तो ये संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं और उनका संबंध वाक्य में अन्य शब्दों के साथ बनाने का कार्य करते हैं। ऐसे अव्यय क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। नोट करिएगा। जैसे मैं एक और उदाहरण लिख दूं कि मेरे बिना वह नहीं रह सकता, मेरे बिना वह नहीं रह सकता। नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर अगर पूछा जाए संबंध बोधक अव्यय क्या है, तो बिना, बिना शब्द संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। तो अब चलते हैं संबंध बोधक अव्यय के भेद की तरफ चलते हैं। तो संबंध बोधक अव्यय कहते किसे हैं, ये आपको जानकारी मिल गई कि ऐसे अव्यय जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर उनका संबंध यानी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में अन्य शब्दों के साथ स्थापित करते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। और इनके साथ अधिकतर परसर्ग जुड़ने की अपेक्षा रहती है। अब अगर इसके भेद की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम संबंध बोधक अव्यय के भेद की बात करें और वो भेद हो प्रयोग के आधार पर, किस आधार पर? प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर अगर भेद की बात करें, ये पूछा जाता है तो दो होते हैं। प्रयोग के आधार पर इसके कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक होता है संबद्ध, संबंध बोधक, संबद्ध लिखा हुआ है, ये संबंध नहीं लिखा हुआ है। संबद्ध और संबंध में अंतर है। संबद्ध संबंध बोधक अव्यय और एक होता है अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय। दूसरा जो होता है ये अनुबद्ध है। अनुबद्ध और संबद्ध में क्या अंतर है अभी देखिएगा आप लोग। अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय, दो तरह के संबंध बोधक अव्यय पाए जाते हैं। किस आधार पर? प्रयोग के आधार पर। अनुबद्ध संबंध बोधक हो गया और संबद्ध। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इन दोनों में क्या अंतर है ये आपको जानना होगा, इम्पोर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में सवाल पूछ लेता है और यदि पूछ लेता है तो अच्छे अच्छे विद्यार्थी जो होते हैं वो सही नहीं कर पाते हैं, लेकिन यदि आप पढ़ लोगे तो आपका सवाल जो होगा वो सही हो जाएगा। तो देखते हैं संबद्ध संबंध बोधक क्या होता है। ये जो होते हैं संज्ञाओं की विभक्तियों के आगे आते हैं। यहाँ पर इसके बारे में आप जानकारी ले लीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ पहले। ये संज्ञाओं की विभक्तियों के साथ आते हैं। किसके साथ? संज्ञाओं की विभक्तियों के साथ। यानी कोई संज्ञा दी हुई है उसमें विभक्ति लगी होगी और उन विभक्तियों के साथ जब कोई संबंध बोधक अव्यय आएगा तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा? संबद्ध संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, अगर बात की जाए एग्जाम्पल की तो ध्यान दीजिएगा। जैसे धन के बिना, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं एग्जाम्पल, धन के बिना। अब यहां पर के बिना शब्द क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। यहां पर धन क्या है? संज्ञा है। बिना शब्द अव्यय है और के क्या है? यहां पर विभक्ति है या परसर्ग है। तो जब संज्ञा की विभक्ति के साथ कोई अव्यय आता है, यहाँ पर बिना आया है, तो यही संबद्ध संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। अब जैसे मैंने लिख दिया मोहन के साथ, मोहन के साथ, कोई भी आगे वाक्य हो जाए।
अब यहाँ पर आप देखोगे कि मोहन क्या है, मोहन संज्ञा है, यहाँ पर के क्या है, विभक्ति है। अब विभक्ति के साथ, संज्ञा के बाद विभक्ति के साथ जब कोई अव्यय आता है तो वही अव्यय क्या कहलाता है, संबद्ध संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। जैसे धन के बिना काम नहीं चलता, इसमें अगर पूछ ले किस भेद में है संबंध बोधक के, तो ये संबद्ध संबंध बोधक के अंतर्गत आएगा। क्लियर है। यहां पर और भी आप लिख सकते हो कि पिताजी के बाद राहुल जाएगा। अब यहां पर पिताजी क्या हो गए, ये संज्ञा हो गई, के क्या हो गया, विभक्ति हो गई, और ये बाद क्या हो गया, संबंध बोधक अव्यय हो गया। तो ये कौन सा संबंध बोधक अव्यय के भेद में आएगा, संबद्ध संबंध बोधक अव्यय के भेद में आएगा। उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी बात। जैसे मैंने लिख दिया भूख के मारे, बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। भूख के मारे, अब यहाँ पर भूख क्या है, संज्ञा है, के क्या है, विभक्ति है, यहाँ पर मारे शब्द जो हो जाएगा ये संबद्ध संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब दूसरा है अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय, ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो है अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय, ये संज्ञा के विकृत रूप के साथ आते हैं। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं इसकी भी परिभाषा, ये संज्ञाओं के विकृत रूप के साथ आते हैं, और विकृत का मतलब होता है बदला हुआ रूप। जो जब कोई संज्ञा का विकारी रूप दिया हो तो उसके साथ अगर कोई संबंध बोधक अव्यय प्रयुक्त होता है तो ऐसे संबंध बोधक अव्यय अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख दें पुत्रों समेत, पुत्रों समेत। अब यहाँ पर पुत्र संज्ञा है, इसका विकृत रूप है पुत्रों, बहुवचन के रूप में है, तो यहाँ पर विकृत रूप की संज्ञा है, इसके साथ जो संबंध बोधक अव्यय आया है समेत, तो यही क्या कहलाएगा, अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। जैसे हम लिख दें सहेलियों सहित, सहेलियों सहित। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, सहेलियों सहित का मतलब क्या है, यहाँ पर सहेली शब्द संज्ञा है, अब यहाँ पर सहेली संज्ञा का विकारी रूप आया है सहेलियों, तो ये संज्ञा का विकारी रूप है, सहित शब्द क्या है, संबंध बोधक अव्यय, तो किस भेद में आएगा, क्योंकि संज्ञा के विकृत रूप के साथ प्रयुक्त हुआ है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। समझ में आई बात। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम संबंध बोधक अव्यय की बात करें प्रयोग के आधार पर, तो इसके दो भेद होते हैं, एक होता है संबद्ध संबंध बोधक अव्यय और एक होता है अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय। और जो संबद्ध संबंध बोधक अव्यय होता है ये संज्ञाओं के विभक्तियों के साथ आते हैं, और जो अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय होता है ये संज्ञाओं के विकृत रूप के साथ आते हैं। ये दोनों समझ में आ गई होगी बात। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो संबंध बोधक अव्यय समाप्त होता है। अब एक अव्यय और बचा हुआ है, दो अव्यय के भेद और बचे हुए हैं, उन दोनों के बारे में आपको जानना है। जैसे एक आपने तीसरा देखा था समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, नोट करिएगा। अब समुच्चय बोधक अव्यय की अगर हम बात करें, किसे कहते हैं, इसके भेद कितने होते हैं, इन सारी बातों को आपको जानना होगा। तो जो समुच्चय बोधक अव्यय होता है इसका काम होता है कि दो शब्दों, दो वाक्यों, दो उपवाक्यों, दो वाक्यांशों को यह जोड़ने का काम करता है। ऐसे अव्यय क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लिख दें कि जब कोई अव्यय, नोट कर लीजिएगा, कभी कभी डायरेक्ट परिभाषा से सवाल पूछ लेता है कि जब कोई अव्यय दो शब्दों, वाक्यांशों, दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, वाक्यों को जोड़ने का या अलग करने का, दोनों ही बात हो जाएगी इसमें, जोड़ने या अलग करने का कार्य करते हैं, ऐसे अव्यय क्या कहलाते हैं, ऐसे अव्यय बताइए क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। ऐसे अव्यय क्या कहलाएंगे, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएंगे। तो जब दो शब्दों को जोड़ने या अलग करने का कोई अव्यय काम करे,
या दो वाक्यों या वाक्यांशों को कोई जोड़ने या अलग करने का काम करे, तो ऐसे जो अव्यय शब्द होंगे वो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएंगे। जैसे हमने लिख दिया एक एग्जाम्पल के तौर पे, राम आया और चला गया। राम आया और चला गया। राम आया और चला गया। आपने देखा कि यहाँ पर एक वाक्य है राम आया और एक है चला गया। अब दोनों को जोड़ने के रूप में जो अव्यय प्रयुक्त हुआ है वो और क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय होगा कि नहीं होगा? बताइए मेरे प्यारे बच्चों, और क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया कि 2 और 2 4 होते हैं। 2 और 2 4 होते हैं। यहाँ पर आपको पता चला कि 2 और 2, यहाँ पर 2 और 2 इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है और कर रहा है, तो ये और शब्द क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों? अब जैसे मैंने लिख दिया, श्याम ने कठिन परिश्रम किया। श्याम ने कठिन परिश्रम किया। श्याम ने कठिन परिश्रम किया परंतु वह फेल हो गया। परंतु वह फेल हो गया। अब यहाँ पर अगर पूछा जाए कौन सा अव्यय वाक्य में प्रयुक्त हुआ है, तो एक तो श्याम ने कठिन परिश्रम किया दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, फिर वह फेल हो गया, एक ये दिया हुआ है वाक्य। अब दोनों के बीच में क्या दिया हुआ है? परंतु। तो ये परंतु शब्द क्या हो जाएगा? कौन सा अव्यय होगा? ना तो संबंध बता रहा है, ना ही क्रिया की विशेषता बताई जा रही है इसके द्वारा, तो ये किस भेद में आएगा? समुच्चय बोधक अव्यय होगा कि नहीं होगा? बताइए। जैसे माता जी ने कहा वह दिल्ली जाएंगी, ये 2 वाक्य हो गए। अब हम लिख दें माता जी ने कहा कि वह कल दिल्ली जाएंगी। अब यहाँ पर दोनों को की शब्द जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है? जैसे मैंने कह दिया मजदूर दिन भर परिश्रम करता है फिर भी उसे भरपेट भोजन नहीं मिलता। यहाँ पर एक हो गया मजदूर दिन भर परिश्रम करता है और एक उसे भरपेट भोजन नहीं मिलता, दोनों को जोड़ रहा है फिर भी शब्द, तो फिर भी क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय होगा कि नहीं होगा? तो समुच्चय बोधक अव्यय जो होता है ये 2 शब्दों या 2 वाक्यांशों या 2 वाक्यों को जोड़ने का या अलग करने का काम करता है। देखिए अलग कैसे किया जा रहा है। जैसे राम अथवा श्याम। अब राम और श्याम के बीच जो अथवा समुच्चय बोधक अव्यय आया है, ये राम और श्याम को जोड़ कर रहा है, किस रूप में? अलग करने के रूप में जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है? जैसे मोहन आएगा अथवा श्याम आएगा, यहाँ पर मोहन आएगा और श्याम आएगा, 2 वाक्य हो गए, लेकिन बीच में अथवा शब्द जो लगा हुआ है इन दोनों को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अलग करने के भाव में। तो समुच्चय बोधक अव्यय जोड़ने और अलग करने दोनों के लिए प्रयुक्त होता है, ध्यान से समझिएगा। अब अगर बात की जाए समुच्चय बोधक अव्यय के भेद, तो समुच्चय बोधक अव्यय के भेद की अगर बात की जाए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। हम लिख देते हैं हेडिंग भेद। अब समुच्चय बोधक अव्यय पढ़ रहे हैं तो उसी के भेद होंगे। इसके 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। अगर पूछा जाए कि समुच्चय बोधक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बता देना इसके 2 भेद होते हैं। एक होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। क्या होता है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। और एक होता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। एक होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, समझ लीजिएगा, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं। और दूसरा जो होता है ये होता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। आप सभी लोग एक जगह पर इसका ड्राफ्टिंग कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से समुच्चय बोधक अव्यय से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जब समुच्चय बोधक अव्यय आपको समझ में आ जाएगा, तो आप जब वाक्य की रचना पढ़ोगे तो वाक्य की रचना में भी संयुक्त वाक्य पढ़ोगे, आप मिश्र वाक्य पढ़ोगे, तो यहाँ पर उस काम आएगा। देखिएगा, अब ये जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होता है, इसके भी 4 भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। इसके भी 4 भेद होते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन चारों के बारे में मैं यहाँ पर इधर से लिख दे रहा हूँ। पहला होता है संयोजक। क्या है? संयोजक के रूप में आता है। और यही जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होता है, ये विभाजक के रूप में भी आता है। किस रूप में आता है?
विभाजक के रूप में आता है। और ये जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होता है ये विरोध दर्शक के रूप में भी आता है। किस रूप में आता है? विरोध दर्शक के रूप में आता है। और ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का जो चौथा भेद है वो है परिणाम दर्शक। परिमाण नहीं है बेटा, यहाँ पर परिणाम है यानी रिजल्ट, परिणाम दर्शक। ये चार समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होता है इसके भेद में आते हैं। चारों को आप लोग बना लीजिएगा फटाफट, ठीक है। अब यहां पर अगर बात की जाए समुच्चय बोधक समानाधिकरण में संयोजक के रूप में कौन कौन से आते हैं, तो संयोजक के रूप में कौन कौन से अव्यय आते हैं? और क्या आता है? और, एवं, तथा, व, ये सभी संयोजक के रूप में आते हैं यानी जोड़ने के रूप में आते हैं। जैसे मोहन आया और श्याम चला गया, तो और शब्द दोनों को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। मोहन और श्याम अच्छे विद्यार्थी हैं तो मोहन और श्याम को जोड़ रहा है और शब्द। यहाँ पर एवं भी इसी रूप में आएगा और तथा और वह भी इसी रूप में आएगा, यानी ये संयोजक के रूप में, जोड़ने के रूप में प्रयुक्त होता है। अब यहाँ पर देखेंगे विभाजक के रूप में, तो विभाजक के रूप में क्या हो जाएगा? अथवा। अथवा शब्द किसका बोध कराता है? अलग करने का, विभाजक करने का। या भी क्या है? विभाजक का सूचक है कि नहीं है? या तो आप अथवा कह दीजिए अथवा या कह दीजिए, दोनों का मतलब एक ही होता है कि नहीं होता है? चलिए बताइए मेरे प्यारे बच्चों। और भी आते हैं जैसे नहीं तो, ना कि, अपितु। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ नहीं तो, ना कि, अपितु। ये सभी जब अव्यय आएंगे तो ये विभाजक के रूप में आएंगे। अब अगला है विरोध दर्शक। विरोध दर्शक में क्या आ जाएगा? किंतु। अभी मैं समझा रहा हूं कैसे होगा, पहले नोट कर लीजिएगा। परंतु, मगर, पर, बल्कि, ये सभी किस रूप में आ जाएंगे? विभाजक के रूप में, विरोध दर्शक के रूप में आ जाएंगे। अब अगर परिणाम दर्शक की बात करें तो इसमें आ जाएगा इसलिए, अतः, अतएव। देखिएगा, आप समझिएगा। जैसे विभाजक का तो समझ गया आप, विरोध दर्शक का मोहन मंदिर गया परंतु उसने पूजा नहीं की। एक वाक्य हो गया मोहन मंदिर गया, एक वाक्य हो गया उसने पूजा नहीं की। अब दोनों को जोड़ रहा है परंतु शब्द, तो मंदिर जाकर भी पूजा ना करना किसका भाव दे रहा है? विरोध दर्शाया जा रहा है कि नहीं? तो परंतु शब्द विरोध दर्शाने के रूप में प्रयुक्त होता है, तो ये विरोध दर्शक हो गया। जैसे मोहन विद्यालय गया किंतु उसने पढ़ाई नहीं की, तो यहाँ पर किंतु शब्द क्या कर रहा है? विरोध दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है? यानी विद्यालय किस लिए आदमी जाता है? पढ़ाई के लिए ही तो जाता है। अब किंतु लग गया, उसके आगे कहा गया पढ़ाई नहीं की, इसका मतलब विरोध का बोध हो रहा है। तो ये जो सारे अव्यय है किंतु, परंतु, मगर, पर, बल्कि, ये सभी विरोध दर्शक के रूप में ही तो प्रयोग किए जाएंगे। अगला है परिणाम दर्शक। हमने कहा कि मोहन ने परिश्रम किया इसलिए सफल हो गया। अब मोहन ने परिश्रम किया, एक हो गया वाक्य, वह सफल हो गया दूसरा वाक्य। दोनों के बीच में समुच्चय बोधक अव्यय जोड़ा गया इसलिए। अब यहाँ पर परिश्रम किया तब वह सफल हुआ, यानी उसका सफल होना, उसके परिश्रम करने की बात बताई जा रही है। तो परिणाम निकल रहा है कि परिश्रम किया तभी सफल हुआ, तो इसलिए शब्द किसका बोध करा रहा है? परिणाम का बोध करा रहा है। यहाँ पर लिख सकते हो कि राहुल तेज दौड़ा अतः वह ट्रेन पा गया। तो यहाँ पर राहुल के तेज दौड़ने का परिणाम है कि उसे ट्रेन मिल गई, तो अतः शब्द किसका बोध करा रहा है? परिणाम दर्शक का बोध करा रहा है। तो इस प्रकार हम देखेंगे तो भेद है समुच्चय बोधक अव्यय के किस आधार पर? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के भेद में आप देखेंगे चार होते हैं। एक होता है संयोजक, दूसरा होता है विभाजक, तीसरा है विरोध दर्शक और चौथा है परिणाम दर्शक। ये चार भेद है समुच्चय बोधक अव्यय के। समझ में आ गई होगी बात। जैसे हम लिख दे परिणाम दर्शक में सूरज उगा इसलिए, अब ऐसे ही समझ लीजिए, सूरज उगा इसलिए अंधेरा गायब हो गया।
इसका मतलब सूरज के उगने का परिणाम है कि अंधेरा क्या हो गया, गायब हो गया। तो इसलिए शब्द किसका बोध करा रहा है, परिणाम का बोध करा रहा है। तो ये परिणाम दर्शक हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे कारण वैधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं इसको आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले पेज पर लिख रहा हूं वैधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। वैधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, ये दूसरा भेद है समुच्चय बोधक अव्यय का। वैधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय नोट करिएगा सभी लोग। इसके 3 भेद हैं। कितने भेद हैं, इसके 3 भेद हैं। तो समानाधिकरण के आपने 4 भेद पढ़े और वैधिकरण के आपके कितने भेद हो जाएंगे, 3 भेद हो जाएंगे। वो तीनों कौन कौन से आपको जानना है। एक है कारणवाचक, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं। पहला है कारणवाचक, दूसरा है उद्देश्यवाचक, दूसरा है उद्देश्यवाचक और तीसरा है संकेतवाचक। ये 3 भेद हैं। किस आधार पर, वैधिकरण समुच्चय बोधक के 3 भेद हैं। चलिए अब कारणवाचक क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा। कुछ अव्यय शब्द आते हैं कारणवाचक के रूप में, जैसे क्योंकि, क्योंकि, चूंकि, क्योंकि, चूंकि, ये सब किसका बोध करा रहे हैं, कारण का बोध करा रहे हैं। जो कि, या इस कारण। ध्यान दीजिएगा। अब जैसे मैंने एक वाक्य बोला, मोहन ने मेरी मदद की क्योंकि वह मेरा अच्छा मित्र है। अब मोहन ने मेरी मदद क्यों की, इसके पीछे कारण है क्योंकि। क्योंकि शब्द कारण का बोध करा रहा है, क्योंकि वह मेरा अच्छा मित्र है। तो 2 वाक्यों को जोड़ रहा है, चूंकि शब्द या क्योंकि शब्द कारण के रूप में। तो ये किसमें आ जाएगा, कारणवाचक के रूप में आ जाएगा। दूसरा है उद्देश्यवाचक। अब उद्देश्यवाचक में क्या क्या आएगा, ध्यान से समझिएगा। इसमें आएगा ताकि, जैसे मोहन दिन रात परिश्रम करता है ताकि वह सफल हो सके। अब यहां पर आप देखोगे ताकि शब्द जुड़ा हुआ है। मोहन दिन रात परिश्रम करता है वह सफल हो सके, बीच में ताकि जुड़ा हुआ है। तो ताकि दोनों को जोड़ रहा है, समुच्चय बोधक अव्यय होगा। किसका बोध करा रहा है, उद्देश्य है उसके अंदर। मेहनत करने का क्या है, परिश्रम करने का उद्देश्य है। उद्देश्य का बोध करा रहा है कि वह सफल हो सके। अब यहां पर और भी आता है, जैसे एक आ गया जिससे कि, बहुत ज्यादा नहीं है इसमें, ताकि या जिससे कि, ये सभी उद्देश्य के रूप में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया, उद्देश्यवाचक कहा गया। अब अगला है संकेतवाचक। ध्यान से समझिएगा। संकेतवाचक में क्या आएगा, चाहे, परंतु, चाहे, परंतु, और भी बहुत सारे शब्द आएंगे, जैसे यदि, तो, ऐसे बीच में। इसलिए मैंने योजक चिन्ह लगाया है कि जब चाहे आएगा तो आगे परंतु आएगा, जब यदि आएगा तो आगे तो भी जुड़ा होगा। यदि, तो, इस सब रूप में अगर कोई समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग होता है तो ऐसे समुच्चय बोधक अव्यय क्या कहलाते हैं, वैधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। और किस रूप में इनका प्रयोग हुआ है, संकेत के रूप में हुआ है। यहां पर और भी लिख सकते हो, जो, तो, जो, तो। चलिए, तो ये था आपका वैधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। यहां से इतना डीप जाकर सवाल तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको इसलिए बता दिया जा रहा है कि ताकि अगर पूछ ले तो आप एक बार देखे रहोगे, पढ़ो रहोगे, तो आपके एग्जाम में सवाल गलत नहीं होंगे। चलिए, अब समुच्चय बोधक अव्यय के 3 भेद हो चुके हैं। चौथा भेद है आपका समुच्चय बोधक अव्यय का विस्मयादि बोधक अव्यय। क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय बना है। विस्मय, विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य, और आदि यानी आश्चर्य आदि भावों की सूचना जिन शब्दों के माध्यम से प्रकट की जाती है, ऐसे अव्यय शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं।
कहने का मतलब यह है कि मनुष्य के मन में कुछ न कुछ भाव उत्पन्न होता है और उन भावों को मनुष्य शब्दों के माध्यम से जब प्रकट करता है तो वही विस्मयादि बोधक अव्यय हो जाते हैं। और जो विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं वाक्य में अन्य शब्दों के साथ उनका कोई संबंध नहीं होता है और वाक्य के आरंभ में इनका प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको दो बातें बताई कि एक तो विस्मयादि बोधक अव्यय कहते किसे हैं, मनुष्य के हृदय में जो भाव मनोभाव जिसको हम कह सकते हैं उत्पन्न होते हैं, मनुष्य उनको उन्हीं भावों को शब्दों के माध्यम से जब सूचित करता है तो वही शब्द क्या कहलाते हैं, विस्मय बोधक अव्यय कहलाते हैं। और इन विस्मय बोधक अव्यय शब्दों का वाक्य में अन्य शब्दों के साथ कोई संबंध स्थापित नहीं होता है। अब यहाँ पर विस्मय बोधक अव्यय अगर कोई शब्द दिया होगा जैसे वाह, तो विस्मय बोधक अव्यय शब्दों के बाद एक चिन्ह लगाया जाता है जिसे हम कहते हैं विस्मय सूचक चिन्ह। एक खड़ी पाई खींच के नीचे हम बिंदु लगा देते हैं। जैसे मनुष्य के मन में बहुत सारे भाव होते हैं, जैसे हर्ष का भाव भी होता है और दुख का भी भाव उत्पन्न होता है, कभी आपको घृणा का भाव होता है, कभी आप देखते हो और भी बहुत सारे भाव हैं, आश्चर्य का भाव प्रकट होता है। तो इन सभी भावों और भी बहुत सारे भाव हैं, इनकी सूचना देने वाले जो शब्द होते हैं हम प्रयोग करते हैं वाक्य में, वही क्या कहलाते हैं, विस्मय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जिन शब्दों के माध्यम से मनुष्य के मनोभावों को सूचित किया जाता है, एक लाइन में कह सकते हो विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे आप अगर बहुत खुश हो तो आपके अंदर हर्ष का भाव होगा तो निकलेगा मुंह से वाह, कहते रहो वाह। अगर बहुत चिलचिलाती हुई धूप निकली हो, अचानक बादल छा जाए, बारिश होने लगे तो आप कहते हो वाह कितना सुहाना मौसम है, तो बोलते हो वाह। वाह शब्द के माध्यम से आपको खुशी की सूचना मिल रही है कि नहीं, मन में जो खुशी उत्पन्न हुई है उसी की सूचना मिल रही है। आप जाते हो डांस देखते हो जब, तो नृत्यांगना डांस कर रही होती है तो आप बहुत प्रसन्न हो जाते हो, तो बताते हो कि वाह नृत्यांगना ने मन मोह लिया। जब आप और भी प्रसन्न हो जाते हो तो कहते हो आहा मज़ा आ गया। जब आप कोई सामान खाते पीते हो या कोई आपको बहुत अच्छा लगता है तो आपके मुंह से निकलता आहा क्या बात है, मज़ा आ गया। आप कहते हो धन्य धन्य, या आप कहते हो जय हो। तो बहुत सारी जो मनोभावों को सूचित करने वाले हर्ष यानी खुशी नामक मनोभाव को सूचित करने वाले जो अव्यय होंगे वो किसमें आ जाएंगे, हर्ष। ऐसे जब आप शोक का भाव उत्पन्न होता है हृदय में, जब दुख का भाव उत्पन्न होता है तब आप कहते हो हाय मैं तो बर्बाद हो गया। तो हाय शब्द किसका सूचक है, दुख का सूचक है। जैसे आप कहते हो आह, तो ये भी किसका बोध करा रहा है, शोक का बोध करा रहा है। ध्यान देना होगा, इसके बाद आपका विस्मय सूचक चिन्ह लग जाता है। जैसे आप आश्चर्य का भाव जगता है मन में, तो आश्चर्य के भाव में मुंह से निकलता है अरे, ऐसे बोलते हो ना, अरे तुम कब आए, तो अरे क्या है, आश्चर्य सूचक है। क्या वह बीमार हो गया, यानी आश्चर्य में पड़ गए, तो क्या, इस तरह से लिख दिया जाए तो विस्मय सूचक अव्यय हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे। इसके अलावा हम देखेंगे तो घृणा का भाव होता है। जब आप जाते हो कहीं गंदगी पड़ी होती है, दुर्गंध फैल रही होती है, तो आप कहते हो थू थू या छी छी, हट दत्त दूर, ये बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हो तो ये घृणा के भाव को सूचना देता है। जैसे छी छी, थू थू, हट दत्त, इस प्रकार से तो ये क्या हो गया, घृणा का सूचक हो गया। तो ऐसे हम बहुत सारे और भी मनोभावों को देखेंगे तो वो सारे मनोभावों को सूचित करने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाएंगे। जैसे इसी में आप देखोगे आगे मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पर स्वीकार बोधक भी आता है। अब स्वीकार बोधक में क्या आता है, जैसे आप कहते हो जी, कोई बात कहता है तो आप कहते हो जी, हाँ जी, या कहते हो ठीक, या आप कहते हो अच्छा, तो ये किसका सूचक है, स्वीकार बोधक का। जैसे आप कहते हो, जैसे और भी बहुत सारे भाव होते हैं। जैसे संबोधन के रूप में जब आप विस्मयादि बोधक अव्यय का प्रयोग करते हो तो क्या कहते हो, अजी, अजी सुनते हो या सुनती हो। अरे, बहुत लोगों को अरे करके संबोधित किया जाता है। बहुत सारे लोग कहते अहो, संबोधन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये सारे जो अव्यय हैं ये विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। क्लियर है, ये कौन से अव्यय कहलाते हैं,
विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो विस्मयादि बोधक अव्यय जो होता है वो मनुष्य के मन में उत्पन्न होने वाले भाव की सूचना देता है और इनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ नहीं होता है और ये वाक्य के आरंभ में प्रयुक्त किए जाते हैं और इनके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पर विस्मय सूचक चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम एक बार फिर से रिवाइंड करा दे रहे हैं। अव्यय किसे कहते हैं? अविकारी शब्द होते हैं, यानी ऐसे शब्द जिसके लिंग वचन काल आदि के आधार पर जिस शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता अव्यय कहलाते हैं। इसके 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, ये अर्थ के आधार पर 4 भेद होते हैं, ऐसा कह लीजिए। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। इसके बाद आपने देखा था रूप के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय के 3 भेद होते हैं, एक मूल क्रिया विशेषण अव्यय, एक यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय और एक कारण या स्थानीय क्रिया विशेषण अव्यय। फिर आपने देखा क्रिया विशेषण अव्यय के 4 भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर परिमाणवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और एक आपका स्थानवाचक। तो अलग अलग आधारों पर कई भेद हमने देखे। फिर संबंध बोधक अव्यय के भेद देखे हमने अर्थ के आधार पर। एक होता है संबद्ध संबंध बोधक, एक होता है अनुबद्ध संबंध बोधक। फिर इसके बारे में हमने समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में देखा। तो समुच्चय बोधक अव्यय 2 शब्दों, 2 वाक्यों या 2 पदों या 2 वाक्यांशों को जोड़ने अलग करने का कार्य करते हैं और इनके 2 भेद होते हैं, एक समानाधिकरण समुच्चय बोधक और एक व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण में हमने 4 भेद पढ़े। एक आपने पढ़ा संयोजक के रूप में, एक विभाजक के रूप में, एक विरोध दर्शक के रूप में और एक आपने पढ़ा परिणाम दर्शक के रूप में। फिर आपने पढ़ा व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय में हम लोगों ने देखा 3 इसके प्रकार होते हैं, एक उद्देश्यवाचक, एक कारणवाचक और एक संकेतवाचक। संबंध बोधक अव्यय हमने बताया था जब कोई अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर उनका संबंध वाक्य में अन्य शब्दों के साथ बनाते हैं तो ऐसे अव्यय संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो अव्यय का जो टॉपिक था वो यहीं पर होता है समाप्त। चौथा भेद हमने लास्ट में पढ़ा विस्मयादि बोधक अव्यय। तो आज के सेशन को यहीं पर हम रोक रहे हैं। आज थोड़ा तबीयत अस्वस्थ है इसलिए थोड़ा ऊर्जा के साथ क्लास नहीं हो पाई। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, कोई नया टॉपिक लेकर आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।